Students, as you know that last time we people have read the topic, it was the electric field between the plates, and you found the last result. It was C is equals to epsilon naught A upon D. Okay, so it was the last result of ours, but now today we will be learning two more new derivations which are based on the capacitor only. And in that case, these are needed because as we have to move on the further numericals which are based on the capacitor, then we need to learn these formulas and the derivation as well, because without this it will be quite some time typical to calculate the actual value whatever we are wanted to. Okay, so therefore you see what I have written over there. I have written capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab partially fills the space between plates. Okay, it's very simple to understand what I have written there. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने उस कैपेसिटर में क्या किया हुआ है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया है। राइट हैंड साइड पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है। दो प्लेट्स मैंने आपके पहले बाहर बना रखी हैं। एक पॉजिटिव प्लेट है जहां पे मैंने ए पॉइंट लिख रखा है, और एक आपके पास नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की जहां पे मैंने पॉइंट बी लिख रखा है ऊपर। ठीक है, इसको ध्यान से देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है इसमें। आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा रीजन है, मैं इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला पूरा स्क्वायर शेप में, ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पोलैरिटी की वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव हम बना नहीं सकते हैं। ये ऑलरेडी क्या होता है, पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, these charges gonna to bound each other, and as these charges gonna to bound each other, there will be no further polarity inside of the charges of this dielectric slab will take place। यानी कि जो रीजन मैंने शेड कर रखा है अंदर, अगर मान लीजिए कि एक समय के लिए इसमें कोई चार्ज होते भी हैं या उनकी कोई पॉसिबिलिटी होती भी है, ये जो रीजन है इसके अंदर जिनकी कोई पॉसिबिलिटी होती भी है कि वो किसी भी वजह से क्या करें, मूवमेंट कर सकें और उसमें कंडक्शन प्रोसेस कर सकें, वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, कैंसिल कर देता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट कैंसिल कर देता है, ये कैंसिल कर देता है, वैसे ही राइट हैंड साइड वाले कैंसिल कर देते हैं। और जब यहाँ का टोटल इफेक्ट जो है वो जीरो है और यहाँ का जो टोटल इफेक्ट जीरो है, तो इनसाइड जो भी हमारे पास होते हैं क्या चार्जेस, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है पूरे सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरीके से वर्क करता है। जिसकी थिकनेस आप नीचे देख सकते हैं, मैंने टी बना रखी है, और कंप्लीट जो हमारे पास कैपेसिटर है उसकी जो थिकनेस है हमारे पास वो डी है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए और आप बना लीजिए, जो कि आपके काम आएगा कॉपी पर। साथ ही साथ आप बनाते हुए चलिएगा कॉपी पर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस इजी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दो टर्म लिखे हुए हैं, एक तो ऊपर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिखा हुआ है, एक मैंने ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ई नॉट है ये हमारे पास एक्चुअल फील्ड है। एक्चुअल फील्ड यानी कि जो प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज बने हैं और जो प्लेट बी पर पॉजिटिव चार्ज बने हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो अब तक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता था वो ई नॉट था एक्चुअल, और वो रिड्यूस होकर के कितना बचा, ई। ये जो सिंपल ई लिखा हुआ है मेरे पास, ये वाला, तो ये जो सिंपल ई लिखा हुआ है वो ई है आपका स्लैब के अंदर वाला, और ये जो ई नॉट है ये स्लैब के बाहर पहले एग्जिस्टेंस में था। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो ई बचा है इस स्लैब कैपेसिटर के अंदर, वो ई है। ये पी क्या है, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस है, यानी कि चार्जेस की पोलैरिटी का कितना इफेक्ट पड़ा है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। तो ये भी बहुत डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको फर्दर जानना है देन यू कैन फर्दर कमेंट ऑन दैट एंड आई कैन टेल यू अबाउट दैट। अदरवाइज इट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ऑलरेडी है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती है उसमें बहुत मिनिमम हो जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ई रिप्रेजेंट कर रखा है, हो सकता है फर्दर हमारे कहीं काम आए, और अगर नहीं आती है तो भी आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हेयर capacitance of parallel plate capacitor is given by, so here I have written C naught is equals to epsilon naught A upon D। तो मान लीजिए कि मैंने इनिशियल कोई कैपेसिटेंस है जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका मान लिया है C नॉट।
सी बेस वहां पे मैंने 0 लिखा हुआ है, जिसको हम सी नॉट पढ़ते हैं, ये आपको पता है। तो सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये बेसिक इनिशियल कैपेसिटेंस था हमारे पास। अब देखिए कि इसमें चेंजेस कितने आते हैं जब हमने डायरेक्टरी स्लैब को इंसर्ट कर दिया इसमें तब। तो मान लीजिए कि इनिशियल जो हमने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, इट वाज V। इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन V इज इक्वल्स टू E इंटू टी प्लस ई नॉट डी माइनस टी। बात को समझते रहिएगा। मैंने क्या कहा है कि जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है वो किस किस पे एक्ट करेगा, वो जो हमारे पास ये पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है उन पे तो एक्ट कर ही रहा है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, नाउ सी, ये जो प्लेट है इन पे तो एक्ट कर ही रहा है इनिशियल पोटेंशियल, बट जब हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया तो इस पे भी कुछ ना कुछ एक्ट करेगा वो पोटेंशियल। तो इस पे जो एक्ट कर रहा है वो E इंटू टी है, यानी कि ये वाला जो आपका टी रीजन है ये, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो ये। तो E इंटू टी प्लस E इंटू डी माइनस टी। तो डी माइनस टी रीजन आपके पास कौन सा बचेगा? अगर हम इसमें से ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इन दोनों रीजन को आपस में एक दूसरे को मिला दें तो ये डी माइनस टी रीजन बचेंगे, जिसको मैंने लिखा है E नॉट डी माइनस टी। और E नॉट क्या है, मैंने आपको इनिशियली बताया रखा है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो इनिशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी हमारे पास E नॉट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है कि हमें पता है कि इसका जो बेसिक रेशियो होता है इसको हम K लिखते हैं। आई हैव रिटन हियर, ध्यान से देख सकते हैं आप। सिंस E नॉट अपॉन E इज इक्वल्स टू K, तो शुरुआती तौर पे इनका जो है उसको एक हम रेशियो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो भी चेंजेस आते हैं कि जो हमारे पास ये बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाली हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होती है, उसका कुछ भी रेशियो निकलेगा उसको हम K कह लेते हैं। और जिसके रिलेशन में हम E इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K भी कह सकते हैं फर्दर अगर रिक्वायरमेंट हमारी हो तो अगर हम इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन में निकालें तो उसको हम क्या निकाल सकते हैं, इसका देखिए मैंने लिखा हुआ है ऊपर वाली इक्वेशन से, आप देख सकते हैं V इज इक्वल्स टू E की जगह पे मैंने क्या लिख दी है वैल्यू, ये वाले E की जगह पे मैंने वैल्यू लिख दी है ये वाली E नॉट अपॉन K इंटू टी प्लस E नॉट डी माइनस टी। इन सब में जो हमें कॉमन मिल रहा है इट इज E नॉट। तो E नॉट को मैंने बाहर कर लिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, डी माइनस टी, और यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा इट इज ओनली टी अपॉन के। तो मैंने लिखा हुआ देखिए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो याद रखिए इसको, ये बड़ा आसान है समझना, डी माइनस टी और के अपॉन टी अपॉन के। अच्छा, सिंपल एडिशन है, इसके लिए मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मल्टीप्लाई होता तो उसमें थोड़ा सा इशू होता, बट सिंपल एडिशन है तो इसके लिए देखिए मैंने इसको लिख दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बीच में भी ऑलरेडी माइनस का साइन है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। नाउ यू विल बी एबल टू सी हियर हमारे पास जो और हमने पीछे से क्वांटिटी और प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं उसको हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस प्लेट्स आर द सरफेस, सो हेयर वी हैव रिटन, और पीछे हम रिलेशन निकाल भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इस पे एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए मैंने लिखा उसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये फर्दर रिलेशन याद ना हो तो जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया उसको आप एक बार टर्न अप करके देखिए, और कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, क्योंकि जो हमारे पास चार्ज होता है, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। उसी को मैंने फर्दर आगे जस्टिफाई कर रखा है। तो इसके लिए नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू ई नॉट की जगह मैंने वैल्यू लिख दी है पूरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, एंड इन द ब्रैकेट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ तक बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया है। अच्छा, अब ये बेसिक फॉर्मूला निकलने के बाद हमको तो V तो चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए था कि कैपेसिटेंस में कितना चेंज आया है। तो उसके लिए हमको फर्दर फॉर्मूला पता है जो कि हम यूटिलाइज करेंगे। फर्दर हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V और Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, Q इक्वल्स टू CV होता है फॉर्मूला, जिसकी वजह से हमने रिलेशन बनाया C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन V। Q सिंपल Q रहेगा और V का रिलेशन हमने ऊपर अभी निकाल रखा है, विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो मैंने देखिए इसको डिवाइड कर दिया है जैसा कि सिंपल फॉर्मूले में होना चाहिए, Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास ये बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन का ये ऊपर जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के।
ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन आप करके देखेंगे कॉपी पे तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके बाद फिर मैंने देखिए इसमें क्या किया है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी, जिसको मैंने फर्दर कॉमन ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 1 अपॉन के। अब ये टर्म कैसे निकल के आया है ये भी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा उसको आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं आपको डिफिकल्टी होगी तो आप फर्दर मेरे को कहीं पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका आप सॉल्व करिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा बेटा ये कैसा रिजल्ट निकला है। तो देखिए यहाँ तक आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है, ये जो रिजल्ट है वो यहाँ तक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद फर्दर अगर आप चाहें तो ये रिलेशन निकाल सकते हैं अगर आपकी नीड है, और अगर नीड नहीं है तो इस रिलेशन को मत निकालिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि D इज इक्वल टू T, यानी कि जो आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रखा है, डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं जो भी आपके पास डायग्राम है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट किया है इसकी जो थिकनेस है वो T और D आपस में इक्वल हो जाए एक समय के लिए। जो T और D है ये आपस में इक्वल हो, यानी कि ये पूरा जो है वो पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन निकाल रखा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जहां कहीं पर भी आपके पास T है वहां पे आप D कर दीजिए, ये D माइनस D कैंसिल हो जाएगा आपका क्या 0, एंड देन ये आएगा K प्लस 1, और ये जो K है वो तो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा, या फिर आप यहां से निकालें तो आपको और आसान समझ में आएगा। D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं बचेगा, प्लस 0 प्लस T अपॉन के, जिसका मतलब कुछ भी नहीं है, तो 0 प्लस T अपॉन के, ये T अपॉन के ही बचेगा। फर्दर आप इसका रिलेशन निकालेंगे, सो दिस रिलेशन विल कम अप टू T की जगह पे वैल्यू हो जाएगी D। मैं देखिए लिख के थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, ना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने कहा कि ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, और जहां पर भी T था यहाँ पर देखिए वहां पर मैंने क्या कर दिया है D और D अपॉन K, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन A, ये वाला जो K है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो D है वो नीचे रहेगा, तो हमारे पास रिलेशन ये बचेगा जो कि मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए अब दूसरा डेरिवेशन हम समझते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है, अगर यही हमारे पास कंडक्टिंग स्लैब के लिए होता तो क्या इफेक्ट पड़ता। तो अगर यही कंडक्टिंग स्लैब के लिए हमारे पास होता है तो इसके लिए देखिए फिर से मैंने एक डायग्राम बना रखा है, और इसके बारे में हम फिर से समझ लेते हैं एक बार। डायग्राम बिल्कुल डायग्राम वैसा ही है, A और B हमने दो प्लेट्स बना रखी हैं जिसमें कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो कंडक्टिंग स्लैब में कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो 0 होती है, आपको पहले से ही पता है। और बाकी इसकी जो थिकनेस है वैसे ही T है, और जो कंप्लीट कैपेसिटर की थिकनेस है वो, थिकनेस मतलब इनसाइड द गैप या फिर उनके बीच में जो स्पेस है वो कितना है ब्रेथ में, वो हमारे पास D है, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, और इसमें जो इंसर्ट की हमने स्लैब वो है कंडक्टिंग, ठीक है। तो इसके लिए मैंने देखिए ऊपर हेडिंग भी लिखी हुई है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब पार्शियली फिल्स बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि अगर हम एक मिनिमम अमाउंट में उसको फिल करते हैं तो क्या होगा। तो उसी के बेसिस पे मैंने फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फिर से एक बेसिक कैपेसिटेंस मान लेते हैं जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है कि ये हो सकता है, चेंजेस क्या होंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इनिशियली हमारे पास ये कैपेसिटेंस होगा जब तक कि हमने इसमें कोई कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट नहीं किया है तब तक, ठीक है। उसके बाद जब हम इंसर्ट करते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ेंगे उसका हम कैलकुलेशन करने की कोशिश स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा है, इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन, तो अगर ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है तो उस केस में हमारे पास V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी लिखा है। तो E नॉट D माइनस टी हमने लिखा है, ये तो बड़ा सिंपल है समझना, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था जो भी हमारे पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी T वाले रीजन को निकाल दीजिए, आप साथ में डायग्राम भी देखते रहिए। तो अगर आप इसमें से ये रीजन निकाल दीजिए, ये वाला, अगर ये T वाला रीजन निकाल दिए तो हमारे पास क्या बचेगा, D माइनस टी ही तो रीजन बचेगा जो भी इसमें बचेगा। E हमारे पास ऑलरेडी इसकी 0 है, तो जो हमारे पास E नॉट एक्चुअल वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसके लिए मैंने लिखा है,
तो जब ई नॉट जीरो, जब ई हमारे पास जीरो है तो उसको हमने लिखा नहीं है, और ई नॉट जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू हमने लिखी है। फर्दर अगर हम ई नॉट की वैल्यू फिर से वही निकालें सरफेस चार्ज डेंसिटी की हेल्प से, तो हमारे पास निकलेगा v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए एंड डी माइनस टी। ओके, तो इसको अब फर्दर हम आगे चेंज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, इजिली आपको समझ में आएगा। तो फिर से हमारे पास जो बेसिक कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू सी वी, उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड दैट आई हैव रिटन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। V की वैल्यू हमने ऊपर ही कैलकुलेट कर रखी है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट जो निकल के आएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। रिजल्ट क्या निकल आएगा, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D माइनस टी, ये रिजल्ट निकल के आया है। उसके बाद अगर हम फर्दर इसमें कॉमन लेने की वैल्यू कोशिश करें तो हम इस तरह से इस रिजल्ट को बना सकते हैं, जो कि मैंने और करके लिखा हुआ है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है अगर आप इस तरह से कहीं लिखना चाहते हैं तो। सो देयरफॉर आई हैव रिटन C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D एंड इन अ ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन D। ठीक है, अच्छा इसमें भी एक और मेथड है लिखने का इसका, जो कि मैंने लिखा हुआ है, देखिए दिस कैन बी रिटन एज C इज इक्वल्स टू C नॉट अपॉन 1 माइनस T अपॉन D। ये मैंने कैसे लिखा हुआ है, देखिए ऊपर इसके जस्ट अबव फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये वाला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका रिलेशन मैंने पहले अभी क्या बनाया था आपको, जो इनिशियली बताया था, ये देखिए जो इनिशियल कैपेसिटेंस हमने माना था C नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जिसकी हेल्प से हमने क्या किया है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D को मैंने यहाँ पे C नॉट कैंसिल अज्यूम कर लिया है पूरा, और जो बची हुई वैल्यू है हमारे पास उसको मैंने लिखा है 1 माइनस T अपॉन D। दिस कैन बी रिटन एज, अच्छा नाउ फाइनली हमारे पास अगर हम T इज इक्वल्स टू D मान लें, हम कहते हैं कि इसमें भी अगर थिकनेस कंप्लीट हो, जैसे कि हमने पीछे वाले लास्ट केस में हमने किया था, हमने कहा था कि मान लीजिए एक समय के लिए जो कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अभी हमने उसकी जो थिकनेस T मान रखी है वो D के बराबर हो जाए, तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे या कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो उसी फॉर्मूले को आप पूरा लिख दीजिए। उस फॉर्मूले को देखिए मैंने लिखा है C इज इक्वल टू C नॉट अपॉन 1 माइनस D अपॉन D। D से D कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 0, समझिए बात को, 1 माइनस 0 या फिर 0 माइनस 0। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो D है अगर ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो 0.0 तो होगा ही, बट अगर एलसीएम लेने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, D माइनस D अपॉन D, यानी कि सारी वैल्यू 0 है, C नॉट अपॉन 0 और C नॉट अपॉन 0, यानी कोई भी नंबर अपॉन 0 होता है तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, और 0 अपॉन नंबर होता है तो हम उसको 0 कहते हैं। इस टर्म को याद रखिएगा, अगर 0 अपॉन नंबर होता है तो वो 0 होता है, लेकिन नंबर अपॉन 0 होता है तो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं। यानी कि अगर किसी भी कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब को कंप्लीटली फिल कर दिया जाए तो उसका जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो subscribe my channel and like this video, and then now we'll move to the next class and we'll be meeting to the next class. Thank you so much for watching.